गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 और प्रबंधन के सिद्धांत। ठीक है, फर्स्ट पार्ट चैप्टर 2। ठीक है, तो प्रबंधन क्या होता है ये हमने कब कब पढ़ा था? चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, राइट। तो आज हम इसमें क्या क्या देखेंगे, देखो ये पूरा टॉपिक है ना, पूरा चैप्टर है। तो हम इसमें प्रबंधन के सिद्धांत के अर्थ समझेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, और दो महान प्रबंधक थे, मतलब मैनेजर रह चुके थे, उन लोगों ने ये सिद्धांत दिए थे। ठीक, एक है ये हेनरी फ्योल, ठीक, और दूसरे है टेलर, राइट। तो इन दोनों ने इन प्रबंधन के सिद्धांतों को बताया था, तो उनके सिद्धांत हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम छोटे शब्दों में समझेंगे प्रबंधन के सिद्धांत क्या होता है, बिल्कुल बहुत ही 2 लाइन में। फिर उसके बाद में हम सीधे पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के जो प्रबंधन के सिद्धांत है। ठीक है, इस हेनरी फ्योल के जो प्रबंधन के जो सिद्धांत रहेंगे ये करीबन 2 से 3 दिन चलेंगे। ठीक है ना, मतलब एक दिन में ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। और देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप अगले पेज पर देख सकते हैं 38 पर, कि प्रबंधन के सिद्धांतों का निर्माण है ना, उनके लक्षण, विशेषताएं, महत्व, ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे। पहले हम प्रबंधन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, फिर उनके महत्व समझेंगे। पहले कैसे समझ सकते हैं, बात समझ में आ रही ना? जब सिद्धांत ही नहीं मालूम तो उसका महत्व क्या कैसे बताएंगे अपन, राइट। तो हम वो बाद में देखेंगे, पहले सिद्धांत देखेंगे। कौन कौन से सिद्धांत है। तो एक छोटी सी बात कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं, होता क्या है ये सिद्धांत। तो सिद्धांत का सिंपल सा मतलब है मार्गदर्शक। मतलब आपको ये कहीं पर भी कोई भी सिद्धांत जो होते हैं ना, वो आपको गाइड करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? गाइड करते हैं। गाइड करने का मतलब क्या होता है? बताना क्या करना है, कैसे करना है, राइट, उसके बारे में जानकारी देना, राइट। तो अब गाइड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको, देखो रूल का मतलब क्या होता है? करना ही है। बात समझ में आ रही ना? यहाँ का कोचिंग का रूल है कि भैया इतने बजे आना ही है, ऐसा करना ही है, राइट। और गाइड का मतलब होता है कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात? जिसको हम हिंदी में मार्गदर्शक या मार्ग निर्देशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये जो टूल किट दिख रहा है आपको यहाँ पर पढ़ के देखो। प्रबंधन के सिद्धांत आधारभूत सत्य है। आधारभूत सत्य मतलब एक ऐसा सत्य है जिसके बिना प्रबंधन बेकार है। समझ में आ रही बात? ये करना ही होगा। इन सिद्धांत, ये सत्य है, ये गलत नहीं है, ये सत्य है, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, आधारभूत सत्य। ये लाइन याद रखना, ये एमसीक्यूज में बन जाता है। प्रबंधन के सिद्धांत, आधारभूत को हटा देंगे और फिर क्या लिखा होगा? सत्य। तो आपको लिखना है आधारभूत सत्य। ठीक है, जो एक प्रबंधकीय कार्य के लिए प्रबंधकों को, मतलब यदि किसी मैनेजर को क्या करना है, अपने कार्य को करने के लिए विस्तृत, विस्तृत का मतलब क्या होगा? डिटेल में, है ना, एवं सामान्य मार्ग निर्देशन करते हैं। मार्ग निर्देशन का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने किसी से पूछा कि भैया यहाँ कैसे जाएं, तो वो क्या करता है? आपको बताता है कि देखो आगे जाना, वहां पर आपको एक याला पेड़ मिलेगा या याली दुकान मिलेगी, वहां से लेफ्ट लेना। ये क्या कर रहा है? मार्गदर्शन कर रहा है ना, राइट। तो वैसे ही प्रबंधन के सिद्धांत भी आपका क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं। कि यदि आपको अच्छे से मैनेजमेंट करना है, एक सफल मैनेजमेंट करना है, तो आप क्या करो? इन सिद्धांतों का पालन करो। बात समझ में आई? ठीक, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्रबंधन के सिद्धांत का अर्थ, है ना, पूछा जा सकता है, टिक कर लो। ठीक है और याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है अपने को, है ना। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। किसी भी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम, ढंग या परंपराएं होती है। जैसे हमारे समाज में भी हम लोग, जैसे हमारे समाज होते हैं ना, समाज के सब होते हैं, उसमें भी आप देखोगे कि उन लोगों के कुछ नियम बने होते हैं, है ना। वो सब क्या हो गए? सिद्धांत हो गए। ठीक है, परंपराएं होती है, इनका पालन करते हुए कार्य संपन्न करने से काफी सुविधा होती है। एक छोटी सी परंपरा बताऊं मैं। एक मूवी थी,
अक्षय कुमार की एक मूवी थी सन ऑफ सरदार, उसमें आप देखोगे कि सॉरी अजय देवगन की, अजय देवगन की, है ना। तो अजय देवगन जब अपने पुराने गांव जाता है तो वहां पर उनका कोई दुश्मन रहता है, राइट, संजय दत्त, है ना। तो संजय दत्त के घर में जब वो अंदर रहता है, कौन, अजय देवगन, तो संजय दत्त उसको मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनकी एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी? कि घर में आया व्यक्ति मेहमान होता है तो मेहमान को कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो दुश्मन भी हो, राइट। तो वो बस इंतजार करता है कि बस ये घर से बाहर निकले कि इसको मारे। तो वो क्या थी, एक परंपरा थी, एक सिद्धांत था उस घर का। संजय दत्त के घर का क्या था, एक सिद्धांत था कि भैया घर में आया व्यक्ति क्या है, मेहमान। ये हमें एक जर्नल गाइड कर रहा है कि मेहमान मीन्स कि हमको उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी देखरेख करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये परंपरा है। और एक और आपने सुना होगा, पुरानी मूवीज में डायलॉग चलता था, मालूम है क्या, बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, सुना है, पुरानी पिक्चरों में डायलॉग चलते थे। ये क्या था, ये सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था ये, क्यों बनाया गया था, मालूम है इसका, इसके पीछे मकसद क्या था? देखो सिद्धांत जो होते हैं ना, वो सीधे एक स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे क्या इस सिद्धांत दे दिया उन्होंने, क्या परंपरा दे दी कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मान लो जैसे नई नई शादी हुई है ना, लड़की ससुराल में है, ठीक, अब कुछ ना कुछ तो उसको तकलीफ होगी, क्योंकि एकदम वैसा का वैसा तो हो नहीं सकता। अब आप उनसे मिलने गए और आप वहां ज्यादा देर रुकोगे तो आपकी लड़की आपको अपनी तकलीफ बताएगी, आपको अपनी बच्ची की तकलीफ सुनोगे तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ बोलोगे वहां पर ससुराल में। फिर उसके ससुराल वाले क्या करेंगे, बाद में उस लड़की को बोलेंगे क्यों हमारे घर की बात वहां बोलती हो, हमने क्या तकलीफ दी तुमको। मतलब जो सही था वो भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात, है ना। तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, बुजुर्गों ने एक सिंपल सा एक सेंटेंस बना दिया, एक सिद्धांत बना दिया, क्या, कि बेटा घर में मतलब बेटी के घर में जाओ तो पानी भी मत पियो, मतलब इतनी देर मत रुको कि वो आपको अपनी तकलीफ बता दे। उसके पीछे लॉजिक ये था। पर लोग क्या करने लगे थे, पानी नहीं पीते थे, खाना जरूर खाते थे। है ना। सिद्धांत ऐसे ही बनते हैं। सिद्धांत कैसे बनते हैं, आगे हम देखेंगे, जब ये सिद्धांत पढ़ लेंगे ना तब हम देखेंगे। अनुभव के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्ष के एक लाइन में बोल दिया जाता है कि ऐसा करना है, कारण पीछे के भूल जाते हैं। ऐसे कई सिद्धांत हमारी परंपराओं में है, हमारे घर में ऐसी कई बातें बोलते हैं। जैसे रात को नाखून नहीं काटना, सुना होगा, मंगलवार को बाल कटिंग वगैरह या नाखून नहीं काटना। इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो चुकी है, उनके लॉजिक है। उनको शॉर्टकट में कैसे समझा दिया गया कि ऐसा नहीं करना, उसके पीछे रीजन क्या है वो हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो सिद्धांत भी लगभग ऐसे ही होते हैं। क्लियर है, समझ में आया सिद्धांत क्या हुए। तो प्रबंधन में भी कुछ बातें ऐसी होगी कि वो बोल देंगे कि ऐसा करो, ठीक। चलिए, तो अच्छे से यदि काम करना है तो क्या करना है, सिद्धांतों का पालन करना होगा, इन परंपराओं नियमों का, ठीक। प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था व प्रबंधन की सफलता हेतु मान्यताओं एवं नीतियों के आधार पर कार्य किया जाता है। किसके आधार पर, मान्यता, नीति। मान्यता क्या होती है, ये जो अपन बातें कर रहे थे, है ना, उन्हें प्रबंधन के मार्गदर्शक कहते हैं। ये जो हमारी परंपराएं थी, मान्यताएं हैं, है ना, इनको क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, मार्गदर्शक बोलते हैं, ठीक है। प्रबंधन हेतु बनाए गए इन मार्गदर्शक बिंदुओं को प्रबंधन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद में हम सीधे आएंगे हेनरी फ्योल के प्रबंधन के सिद्धांत, जो आपको पेज नंबर 40 पे मिलेगा, राइट, मिल गया, फोटो दिख गई हेनरी फ्योल सर की, हेनरी फ्योल, ठीक। ये याद कर लो, मैनेजमेंट में ये बहुत बड़े गुरु आदमी थे, है ना। इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, इनका जीवन परिचय, ठीक है। क्या लिखा है, टेलर युग। अब ये टेलर युग क्या है, मैंने बताया था ना, दो लोग थे, हेनरी फ्योल और टेलर। तो इस टेलर और ये दोनों एक लगभग साथ साथ में ही थे, मतलब एक जगह नहीं थे, अलग अलग जगह थे,
पर जब टेलर भी अपने सिद्धांत बना रहे थे उसी समय कौन, हेनरी फ्यूल भी अपने सिद्धांत बता रहे थे। बात समझ में आई? हेनरी फ्यूल का जन्म, ये तारीख ध्यान रख लेना बेटा, फ्रांस में हुआ था, ये पूरा याद रख लेना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, एमपी बोर्ड ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, काम की चीज तो पूछता ही नहीं है। कौन कब पैदा हुआ, कब मरा, वही बस उसको उसमें इंटरेस्ट है, उसने क्या बोला उससे मतलब ही नहीं है, क्या करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद में उन्होंने क्या करा, इंजीनियरिंग करी थी। क्या करी थी उन्होंने? हाँ, और उसके बाद में एक कोयला कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए थे, इंजीनियर थे वो, और सिद्धांत काहे के दे गए, मैनेजमेंट के है ना, इंजीनियर आदमी क्या दे गया, मैनेजमेंट के सिद्धांत दे गया, ठीक है। चलो कैसे हुआ ऐसा, वो बताया गया है कि इंजीनियर थे, फिर उनको क्या बनाया गया, वहां का मैनेजर बनाया गया, प्रबंधक। फिर 87 में उनको क्या बनाया गया, वहां का महाप्रबंधक, मतलब सबसे हेड। उन्होंने इस पद पर 30 वर्षों तक काम करा। कितने साल? 30 साल। और 30 साल के अनुभव में उन्होंने फिर आपके लिए एक किताब लिखी, सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंधन। क्या लिखा उन्होंने? सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंधन नाम की एक किताब लिखी, ग्रंथ लिख दिया उसको, अपन तो किताब बोलेंगे उसको, है ना। हाँ, मैनेजमेंट के हिसाब से वो ग्रंथ ही है, ठीक है। तो उस किताब में उन्होंने अपने 30 साल का अनुभव कि कैसे प्रबंधन करना चाहिए, क्या गलतियां होती है, ऐसी कुछ चीजें लिखी। और उन सारी चीजों को शॉर्टकट में हमने क्या कहा, सिद्धांत कहा। ये बॉक्स देख रहे हो, क्या लिखा है, फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांत। तो कितने सिद्धांत पढ़ने हैं? 14 सिद्धांत पढ़ने हमको। अब ये 14 सिद्धांत यदि हमें डिटेल में पढ़ना है, डिटेल तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर भी कोशिश करूंगा जितना अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। इसमें कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, 3 से 4 दिन, ठीक है ना। अच्छा सर, एग्जाम के हिसाब से काम की चीजें, बेटा एग्जाम के हिसाब से तो मैंने बता दिया ना कि इनका जन्म कब हुआ था और क्या, उन्होंने क्या बोला वो तो मतलब ही नहीं उनको है ना। देखो, कोई इतना बड़ा प्रश्न तो पूछा नहीं जा सकता, तो वो सिर्फ क्या पूछ सकते हैं प्रश्न, देखो उसका तरीका क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के कोई 4 सिद्धांत बताइए, है ना। या फिर पूछ सकते हैं कि कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या होता है ना, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या होता है, नीचे से उठा दिया स्थायित्व का सिद्धांत, फिर उठा दिया पहल शक्ति का सिद्धांत। मतलब इन 14 में से कोई भी 4, कोई भी 2, कोई भी 3 वो पूछ सकता है। तो कहने का मतलब तो ये हुआ कि सर हमको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसको इस तरीके से मत देखना बेटा कि हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसको इस तरीके से देखना कि यदि आपने कभी भी कोई बिजनेस करने की इच्छा हुई या कहीं पर ऐसी जॉब मिली जहां आप मैनेजर बन रहे हो, बेटा ये सिद्धांत आपको अच्छी नौकरी करने, वो मैनेजर की नौकरी करने या फिर एक अच्छा बिजनेस करने में बहुत मदद करेंगे। यदि आपका बैकग्राउंड कोई बिजनेस फैमिली से नहीं है तो आपको इन सिद्धांतों को समझना चाहिए। ये जैसे मेरी मेरी फैमिली कोई बिजनेस फैमिली से नहीं है, राइट, है ना। तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए ही बना है कि यदि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे बिजनेस के बारे में मालूम करना चाहिए कि उसके सिद्धांत क्या है, उसके नियम कायदे क्या है। बात समझ में आ रही है ना। तो इनको हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको थोड़ा सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उठाते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत देखो क्या है। कभी आपने किसी वीडियो देखे जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आपने कभी पेपर डालने वाले व्यक्ति को देखा है? कभी पेपर घरों में जो डाल के जाता है, कभी देखा है उसको? वो इतना एक्सपर्ट होता है ना कि जहां पेपर जाना चाहिए बिल्कुल वहीं जाएगा, एकदम निशाने पे, है ना। आप कोशिश करके देखना किधर जाएगा, किधर फेंका था और किधर जाएगा। पर वो साइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए ही बस पेपर निकालता और ऐसा फेंकता है, वो अपनी जगह पे जाता है पेपर, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट हो गया, वो रात दिन एक ही काम कर रहा है,
है ना। इसलिए वो किस में एक्सपर्ट हो चुका है बंदा, उस काम में एक्सपर्ट हो चुका है। तो ये कार्य का विभाजन इसी सिद्धांत पर आधारित है कि आप एक काम को कई बार यदि करोगे ना तो आप उसमें क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। समझ में आ रही बात। मैं आपको YouTube पे एक वीडियो बता सकता हूं, एक वीडियो है सिर्फ 10 से 15 सेकंड का। मोतीलाल ओसवाल, लिख लो, मोतीलाल ओसवाल शेयर मार्केट एड, विज्ञापन है वो। क्या है? मोतीलाल ओसवाल शेयर मार्केट एड। ठीक है, इसको आप देखो तो क्या टाइप करोगे YouTube पर, मोतीलाल ओसवाल एडवर्टीजमेंट, राइट। 3 साल पहले का एक वीडियो है, 1 मिनट 5 सेकंड का। आप उसमें देखोगे कि हर व्यक्ति इतना फास्ट काम कर रहा है, हम सोच भी नहीं सकते उतना तेजी से काम कर रहा है, और परफेक्ट, कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही काम कर करके एक व्यक्ति क्या हो जाता है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो क्योंकि बिजनेस में जो पूरी बिजनेस की प्रोसेस होती है, जैसे कि परचेस करना, फिर उसको बनाना, फिर उसको सेल करना, राइट, है ना, तो ये लंबी प्रोसेस है। यदि एक ही व्यक्ति से सारा काम कराया जाए, है ना, मान लो 10 लोग हैं, पर सभी 10 लोगों को एक एक आपने क्या काम करा कि भाई तेको तेरा काम, तेरा माल परचेस करना है, तेको तेरा बनाना है, तेको तेरा बेचना है। यदि अपन इतना कर देंगे तो ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट बना देंगे, हम परचेस डिपार्टमेंट बना देंगे। परचेस डिपार्टमेंट बना दिया और एक ही व्यक्ति को अपन ने वहां पर उसमें से भी और बहुत ही छोटा काम दिया उसको, तो वो काम करते करते वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, बनाने वाला, उस काम को करते करते उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जो पूरी प्रोसेस है आपके काम करने की, उसमें क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो काम के, और एक छोटे हिस्से को ही एक व्यक्ति को काम करने दो, ताकि वो उसमें क्या हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, है ना। चलो ये देखो कार्य का विभाजन। फ्योल का मत था कि प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। बात समझ में आ रही ना, छोटे हिस्से का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लो एक रेस्टोरेंट पर, है ना, होटल पर, एक लड़के को सिर्फ आपने उसको क्या काम दिया, प्याज काटना, प्याज कटते ना, सब्जी काटने का काम है, बस उसका वही काम है। तो वो देखो, आप देखोगे कि वो कुछ दिनों में इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि इतनी तेजी से प्याज काट देगा, इतने बढ़िया तरीके से, मतलब सब्जियां काट देगा। उससे होगा क्या, उससे फायदा क्या है, उससे फायदा है कि वो कम समय में ज्यादा काम करेगा, हाँ या ना, और गलती कम से कम होगी। ठीक है, एक व्यक्ति को आपने होटल पे, आपकी होटल है, सिंपल से, बहुत बढ़िया बात नहीं करता अपन कंपनी की, छोटी सी अपनी होटल है, ठीक है, अपन ने वहां पर एक व्यक्ति को सिर्फ चाय बनाने के लिए रखा। काय के लिए रखा? भाई तेरा काम सिर्फ क्या है, चाय बनाना, बाकी टेंशन मत ले, समोसे तू मत बना। समझ में आ रही है ना बेटा। तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई कितनी शक्कर डालनी, कितना दूध डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी, और कितनी चाय बनाने के लिए क्या क्या करना है, उसे सब मालूम हो जाएगा, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। कभी चाय की दुकानों पर देखा होगा, चाय वाले ऐसे तब तो चाय को ऐसे करके ऐसा लंबा ले जाते हैं। दूध शाम को अपन ठंड में अक्सर आप देखोगे बाहर दूध मिलता है, गर्म दूध, वो देखना वो कैसे करते हैं, वो ऐसा करते हैं और पूरा ऐसा ले जाते हैं। अपन करेंगे दूध धुल जाएगा। है ना। पर वो क्या है, वो काम कई बार कर चुका है, इसलिए वो उसमें क्या हो गया है, एक्सपर्ट। बस यहाँ पर यही, ठीक है। कर कार्य के अनुरूप योग्यता, क्षमता और अनुभवी व्यक्ति अनुभवी रखने वाले व्यक्ति को ही कार्य सौंपना चाहिए। अनुभवी नहीं, अनुभव, ये भवी गलत है। अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही कार्य सौंपना चाहिए। मतलब आप काम उसी को दो जो उस काम में एक्सपर्ट हो, ठीक, भले से थोड़ा सा काम है, पर वो उस काम में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। बात समझ में आई। चलिए, अब हर सिद्धांत के आपको क्या पढ़ना पड़ेंगे भाई, कार्य विभाजन के सिद्धांत का धनात्मक प्रभाव। धनात्मक प्रभाव मतलब लाभ, उससे फायदा क्या है। और इधर क्या देख रहे हो, अवहेलनात्मक प्रभाव। अवहेलनात्मक प्रभाव का मतलब क्या हुआ, हानि, नुकसान। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा,
और ऐसा करेंगे तो क्या फायदा है, क्या मिलेगा। बस हर सिद्धांत को आपको इस नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आपके सही गलत वाले ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, खुद सोचो, जरा दिमाग लगाओ। हम कार्य का विभाजन करेंगे तो क्या होगा, हमको एक्सपर्ट व्यक्ति मिलेगा। मतलब एक्सपर्ट को इंग्लिश में एक और शब्द बोला जाता है स्पेशलाइजेशन, और हिंदी में बोला जाता है विशेषज्ञ, विशिष्ट। बात समझ में आ रही है? ये रहा पहला, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। विशिष्टीकरण के लाभ क्या है? विशिष्टीकरण के लाभ है कम समय में ज्यादा काम, है ना, नुकसान कम, हानि कम। बात समझ में आ रही है ना? एक व्यक्ति प्याज काटने का ही काम कर रहा है, वो बहुत एक्सपर्ट होगा, कम टाइम में उतने प्याज काट देगा, दूसरा नहीं काट पाएगा। दूसरा, वो कम प्याज का नुकसान करेगा। नया व्यक्ति हो सकता है कि ज्यादा कटिंग करने में फेंक दे, हाँ या ना? कर्मचारी की कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य कुशलता शब्द आप लोग जानते हो, पहले चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं कुशलता, बस ये वही है। एक्सपर्ट होना ही उसका मतलब वही है कि वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा उस काम में। ठीक है, व्यक्ति की योग्यता, क्षमता व रुचि का पूर्ण उपयोग संभव। मतलब उसकी क्या योग्यता है, वो कितनी क्षमता रखता है, उसकी क्षमता का आप क्या कर रहे हो, पूरा उपयोग कर रहे हो। एक ही काम दिया और पूरी तेजी से वो पूरी मेहनत से एक ही काम कर रहा है। हानि क्या होगी भैया? भाई यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्या कार्य का विभाजन नहीं करेंगे, एक ही व्यक्ति को बहुत सारे काम दे देंगे, तो हमें विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। कर्मचारी की कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं होगी, राइट, मतलब वो एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, क्योंकि आप 10 काम करोगे तो 10 काम में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आप केवल एक ही काम में एक्सपर्ट हो सकते। समझ में आ रही बात? इसके बाद में आता है व्यक्तियों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य का न मिलना। मतलब उसको बेचारे को यार चाय बनाने का में मजा आ रहा है, तुमने उसको चाय भी बनाना है, उसको पोहे भी बनाना है, समोसे भी बनाना है, तो वो ना तो चाय ढंग से बना पाएगा ना वो बना पाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्या है, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। ये बहुत ही सही और बहुत ही व्यवस्थित। अधिकार का मतलब, अधिकार का मतलब और दायित्व का मतलब, दायित्व का मतलब है किसी काम को करने की उसकी ड्यूटी, है ना, और अधिकार का मतलब उस कार्य को करवाने के लिए उसकी शक्ति, उसके पावर। ठीक, देखो यहाँ पर जब कभी किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है, तब उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अधिकार भी सौंपा जाता है। हमने कल या परसों ही कुछ शायद जैसे मान लो आपने किसी को कोई भी कार्य सौंपा, कोई भी काम सौंपा, जैसे कि मान लो आपने एक व्यक्ति को ये कहा कि जैसे कि सेल्स पर्सन है ना, सेल्स पर्सन क्या करता है, सेल्स करने में सेल्स करता है, बढ़ाता है उसको, सेल को। आपने उसको बोला कि ठीक है, याले जिले में आपको 50,000 यूनिट बेचना है, मतलब माल कितना बेचना है, 50,000 क्वांटिटी बेचनी है। अभी कितनी है? बोले अभी तो सिर्फ 20,000 है, 30,000 ज्यादा बेचना है। ठीक, आपने उसको एक काम तो दे दिया। फिर उसने कहा कि सर मेरे को इसके लिए 2-3 और हेल्प के लिए लड़के लगेंगे जो सेल्समैन का काम करे। आपने बोला हाँ चलो दे देता हूँ, 3 लड़के भी दे दिए उसने, राइट, उसके अंडर में। पर आपने उस व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया कि उन तीनों को वो आदेश दे सके। समझ में आ रही बात? आपने सिर्फ क्या बोला, हाँ ठीक है तुम्हारे साथ में रहेंगे पर तुम इनको ऑर्डर नहीं कर सकते, ऑर्डर तो मैं ही करूंगा। अब जरा सोचो, क्या वो तीनों लड़के उस एक सेल्समैन की सुनेंगे क्या? जब आदेश ही नहीं है तो क्या वो व्यक्ति अपना काम पूरा कर पाएगा? नहीं। तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी को कोई कार्य सौंपो, तो उस कार्य को सौंपने के उसको पूरा करने के उसके अधिकार भी उसको देने होंगे। ठीक है, अधिकार ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब आपने यदि उस सेल्समैन को ये बोल दिया कि ठीक है इन तीनों को नौकरी से निकालने का भी तेरे को अधिकार है, अब बेटा देखो वो व्यक्ति सेल्समैन उन तीनों से घर का काम भी करवा लेगा, हाँ या ना? गलत उपयोग करेगा ना अधिकार का। क्यों? क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा उसको क्या दे दिया,
अधिकार दे दिया। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों में बैलेंस। उतना ही अधिकार दो जितना उसका कर्तव्य है, जितना उसकी आपने दायित्व सौंपा है, न कम न ज्यादा। क्लियर? ये यहां पर सिद्धांत है। क्योंकि यदि आपने कम या ज्यादा करा तो उसका दुरुपयोग होगा, यदि अधिकार ज्यादा दे दिया तो उसका दुरुपयोग होगा, ठीक। और यदि आपने अधिकार कम दिया तो आपका काम पूरा नहीं होगा, दोनों में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको इनमें दोनों में संतुलन बनाना है। चलिए देखते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति को कोई कर्तव्य सौंपा जाता है तब उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अधिकार भी सौंपा जाना चाहिए। अतः अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ चलने वाले एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है? जहां दायित्व मतलब कर्तव्य सौंपे जाए वहां अधिकारों का सौंपना आवश्यक है। क्या फायदा होगा? फायदा होगा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक काम हो जाएगा यदि आप बराबर अधिकार और बराबर दायित्व दोगे। ठीक है? और कर्मचारियों के साहस व विश्वास में वृद्धि। आपने उसको देखो एक काम दिया, उतना ही आपने उसको अधिकार भी दिया, तो उसका एक विश्वास में वृद्धि होगी कि यार हाँ मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मेरे ऊपर ये काम दिया है और उसके साथ में इतना अधिकार भी दिया है मेरे को, राइट। यदि ऐसा नहीं करेंगे, इसके फायदे तो चलो ठीक है, इसके नुकसान बहुत है। मतलब नहीं करा ऐसा आपने तो क्या होगा? देखो, अधिकारों का गलत प्रयोग होगा, भय उसका डर रहेगा कि यार ये कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, होगा ही होगा। आवश्यकता से कम अधिकार होने पर लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होगी। ठीक। कर्मचारियों में साहस की कमी होगी, कोई आगे बढ़ के कोई काम लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि काम तो दे देते हो साहब, पर अधिकार तो तुम देते ही नहीं हो उसको पूरा करने का। तो कोई आगे होकर बोलेगा कि मैं करूंगा, बोले जा जिस जो आए जिसके माथे पर है मरे, अपने को क्या करना। हाँ या ना? वांछित परिणाम प्राप्त न होने पर अधीनस्थों की उत्तरदायित्व निश्चित न कर पाना। ओ सर, ये क्या होता है? उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि भाई आपको ये काम दिया था, आपने ये नहीं किया, तो ये क्यों नहीं किया उससे पूछना, ये उसका उत्तरदायित्व है कि उसका जवाब दे जिसको हमने काम दिया था। पर ना तो आपने उसको अधिकार दिया उतने, तो वो तो बोल देगा मेरे को तो 3 लड़के देने थे, आपने दिया ही नहीं, हुआ ही नहीं, मैं तो बोलता ही रहेगा आपने कुछ करा ही नहीं। हाँ या ना? तो आप उसकी गलती निकाल पाओगे क्या? नहीं। तो आपको उतना अधिकार भी उसको देने पड़ेगा। क्लियर है? ये समझ में आया? इसके बाद में आता है अगला, आदेश की एकता व सिद्धांत। आदेश की एकता व सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को ही आदेश मिले। मतलब आ जाओ पेज नंबर 44 पर। 44 पर ऊपर एक आपको डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा, ABC लाइन खींची हुई दिख रही होगी, है ना? ये ए बॉस है, ठीक है ना? और नीचे से देखते हैं, एफ का बॉस ई है, ई का बॉस डी है, डी का बॉस सी है, और सी का बॉस बी है, और बी का बॉस ए। समझ में आ रही बात? ए के नीचे वाले सभी ए के लिए अधीनस्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अधीनस्थ मतलब नीचे, अधिकार में। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर यह है कि जैसे ये ए है ना, ए किसको आदेश दे सकता है मालूम है? केवल बी को। किसको? बी को। ए बी को क्रॉस करके सी के पास आदेश नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए ने भी सी को आदेश दे दिया और बी ने भी सी को आदेश दे दिया, ये तो गया बेचारा सी को। किसका काम पहले करूं? बात समझ में आ रही है ना? और हो सकता है कि एक ही काम को बी ने अलग तरीके से बताया हो और ए ने अलग तरीके से, तब तो बेटा ये नौकरी छोड़ देगा। हाँ या ना? आपके घर में भी देखो, अपने को यदि दादाजी ने कुछ बोल दिया और इधर से पापा ने भी बोल दिया, तो अपन सोचेंगे यार करूं क्या, है ना? तो आप किसी न किसी एक जगह बोलोगे कि पापा तो ये बोल रहे थे, तो दादा क्या बोलेंगे? मेरी सुनेगा कि तेरे बाप की सुनेगा, है ना? थोड़ा सा बोल सकते हैं ना, है ना? और पिताजी के पास गए, दादा तो ये बोल रहे थे, दादा का क्या है, दादा अभी बूढ़े हो गए, तो मेरी बात सुन। अब गए तुम, है ना? सेम यही होगा। आप क्या बोलोगे? मुझे करना ही नहीं है।
फिर पापा पकड़ेंगे धीरे से। बिल्कुल। आदेश की एकता का सिद्धांत मतलब ये है कि एक व्यक्ति को आदेश एक ही व्यक्ति से मिले। जैसे सी है तो सी को आदेश केवल बी दे सकता है और कोई नहीं दे सकता बेटा। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा किसका काम करना है क्या करना है, और हो सकता है कि बंदा भागी जाए। ठीक है ना? चलो आ जाओ वापस अपने एकता के सिद्धांत पर, उसको पढ़ते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत आएगा, वो सिद्धांत नहीं है, ये क है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को आदेश किसी भी एक अधिकारी से ही मिलना चाहिए। समझ में आई बात? क्योंकि एक से अधिक अधिकारी द्वारा आदेश मिलने पर आदेशों के पालन में कठिनाई होगी कि किसके आदेश का पालन किए पहले किया जाए। आदेश की एकता से उत्तरदायित्व का निर्धारण सरलता से किया जा सकता है। आखिरी ये जो लाइन आई ना, इसका मतलब क्या है कि यदि एक व्यक्ति ही एक व्यक्ति को आदेश देगा, जैसे मान लो ए ने बी को आदेश दिया, तो ए बी से पूछ सकता है ना कि क्या हुआ, राइट? या बी ने सी को आदेश दिया तो बी पूछ सकता है सी से क्या हुआ। यदि बी ने भी आदेश दे दिया और ए ने भी आदेश दे दिया तो सी टालम टोली कर सकता है। अरे बड़े साहब ने तो ये बोला था, पहले मैं उनका काम करूं कि तुम्हारा काम करूं? समझ में आ रही बात? तो बी नाराज हो जाएगा, यार ये तो मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है। फिर वो अपनी चाबी चलाएगा, उसको परेशान करेगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा बेटा, सब कुछ बिगड़ जाएगी, व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसलिए कभी भी जीवन में कभी बिजनेस करो तो याद रखना, अपने यहाँ कर्मचारी को एक ही व्यक्ति को एक ही क्या कर सके, आदेश कर, है ना? डायरेक्शन, आदेश सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरफ से आना चाहिए। यदि एक ने आदेश कर दिया तो आगे जाके तुम आदेश मत करो, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो टालम टोली कर देगा ना, ए को बोलेगा कि बी ने मेरे को बोला था इसलिए करा, और बी को बोलेगा कि ए ने मुझे बोला था, गड़बड़ हो गई, काम होगा नहीं। ठीक है, चलिए इसके प्रभाव देखो। धनात्मक, तो भाई धनात्मक प्रभाव मतलब यदि आपने ऐसा किया तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा न करने पे बहुत खतरनाक काम हो सकता है। ठीक है, अधीनस्थ एवं अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। कार्यकुशलता जानते हो ना, शुरू से हम ये शब्द सुनते आ रहे हैं, इसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। उत्तरदेयिता का निर्धारण में आसानी। अरे सी को आदेश बी से ही मिला है तो बी उसको पूछ सकता है ना, क्यों रे काम क्यों नहीं हुआ, है ना? उत्तरदेयिता का मतलब यह है उत्तर देने का दायित्व। यदि आपको कोई काम करने को दिया था तो आपने वो करा नहीं करा, क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब देना क्या होगा, उत्तरदेयिता। एक व्यक्ति ने एक ही व्यक्ति को काम दिया तो वो उससे पूछ भी सकता है कि क्यों नहीं हुआ। अब यदि ऐसा नहीं, आपने भी दिया और ए ने भी दिया, तो वो तो टालम टोली कर देगा ना। क्या बोल देगा, पहले बड़े साहब का काम करा, उन्होंने मेरे को बोल रखा था, पहले वो करूंगा फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। उसने जवाबदारी ली क्या तुम्हारे काम की, है ना? संस्था में सौहार्दपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण मतलब अपन लोग बोलते हैं ना दंगे हो जाते हैं, तो दंगे का अपोजिट शब्द होता है सौहार्दपूर्ण। सब मैत्री भाव से, भाईचारे से रहना, उसको क्या बोलते हैं, सौहार्दपूर्ण। प्रेम भाव से रहेंगे, क्यों? क्योंकि कोई गड़बड़ी नहीं, है ना? अधीनस्थों के लिए भ्रमित स्थिति का पैदा न होना, भ्रम नहीं होगा उसको कि किसका काम करना है, भाई बी ने आदेश दिया तो बी का ही काम करना है, खत्म बात। इसका न होना ज्यादा खतरनाक है। बात समझ में आ रही है? अब वो देखो, अधीनस्थ एवं अधिकारियों की कार्यकुशलता में कमी आना, जिससे नुकसान होगा बिजनेस को। उत्तरदेयिता का निर्धारण करने में कमी आना, मतलब आप टालम टोली कर रहे हैं ना। संस्था में अव्यवस्था का बोलबाला, मतलब सब अस्त व्यस्त है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, वो टालम टोली चल रही है, मेरे को तो बड़े बॉस ने बोला था, छोटे बॉस बोल रहे हैं, अरे सब हो गया काम। तो अधीनस्थों के लिए भ्रामक स्थिति पैदा होना, कंफ्यूज हो जाएगा, साला करना किसका काम मेरे को। ठीक, अधिकारियों के लिए अहम को ठेस पहुंचना, हा अहम को ठेस पहुंचना। बोला ना कि बी ने सी को आदेश बी की जगह किसने दे दिया, ए ने, तो बी क्या बोलेगा, अरे यार मेरा आदमी को ये काम क्यों दे रहे हैं, अब मेरा काम कौन करेगा, ये ए साहब तो बहुत तेज चलते हैं, है ना?
उसको ठोकर लगेगी ना उसके आत्मसम्मान को कि यार देख मेरा काम नहीं कर रहा, पहले उसका काम कर, तेरे को भी बताता हूँ, तेरे को भी बताता हूँ। बी दोनों को बताएगा, किसको? सी को भी बताएगा कि मैं कौन हूं, और ए को भी बताएगा कि मैं कौन हूं। अब तुम करवा लो मेरे से काम। बी क्या बोलेगा ए को? अब तुम ही काम करवाओ, मैं नहीं करता। करवा लो, तुमको आगे तेज चल रहे थे जा। मतलब मुंह पे नहीं बोलेगा, वो मन में रखेगा बात। जब भी ए आदेश करेगा बी को कि ये करवा लो, तो बोलेगा, वो सी सुनता ही नहीं मेरी, वो बोलता है पहले तुम्हारा काम करना है, आप देख लो क्या करना है। पल्ला झाड़ देगा, अमर ए तेज चला था ना। बिल्कुल यही होता है। मैंने जॉब करी और मैं बता दूं, ऐसी गलतियां लोग करते हैं और ऐसा होता है। ये गलतियां कभी मत करना, ठीक है? जिसका आदेश उसी से। सी को यहाँ पर सिंपल सा कह देना चाहिए ए को कि सर वो बी साहब है ना, नाराज हो जाएंगे, उनसे बात कर लो, वो मेरे को आदेश कर देंगे, नहीं तो वो क्या है ना बहुत नाराज होते हैं। मतलब सी को भी संभालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ए ने बोल दिया, बड़े साहब ने बोला है तो बी की तू जा, बी तू कौन? अरे रात दिन तेरे को उसी से काम है। देखो मान लो आप बैंक में आपकी नौकरी लगी, समझो कैशियर की नौकरी लगी, ठीक? तो आपका बॉस वहां पर कौन है? बैंक मैनेजर। और बैंक मैनेजर के ऊपर एक हो गया रीजनल मैनेजर, जो क्या करता है, उसके अंदर में 10-12 बैंक होती है, ब्रांच होती है, राइट? अब वो तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आता है, राइट? आरएम, रीजनल मैनेजर। आपने उसका आदेश सुन लिया और किसको इग्नोर कर दिया? ब्रांच मैनेजर को। तो बेटा ब्रांच मैनेजर से तो तेरा रोज का है ना? तो तेरे को है ना रीजनल मैनेजर को धीरे से बोलना पड़ेगा। जब तेरे को धीरे से मतलब रीजनल मैनेजर जैसे आदेश करेगा ना डायरेक्ट, तो तेरे को धीरे से बोलना पड़ेगा क्या कि सर वो ब्रांच मैनेजर सर से बात कर लो, नहीं तो वो मेरे पर नाराज होंगे सर। मतलब आपको धीरे से उसको टैकल करना पड़ेगा। यदि आपने रीजनल मैनेजर का डायरेक्ट काम कर दिया ना बेटा, वो बोलते ना तालाब में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी हो गई तुम्हारी, समझ में आ रही बात? तुम नौकरी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है? चलो आगे। चलिए आज का तो इतना ही क्लास है। फोर्थ पॉइंट हम नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है?